हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कांट को पढ़ रहे थे और कांट के तहत अभी तक हमने ये है बात मान ली थी कि भाई कांट के अनुसार ज्ञान के निर्माण में बुद्धि और अनुभव दोनों का ही योगदान होता है। जहाँ अनुभव से हमें ज्ञान में नवीनता आती है और बुद्धिवाद से अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता आती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है कांट ने ज्ञान की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। उन्होंने बताया था भाई ज्ञान जो है वो नवीन होना चाहिए और सार्वभौमिक होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अनुसार जो ज्ञान की परिभाषा क्या थी, ज्ञान की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। इन्होंने ज्ञान को कहा था अनुभव निरपेक्ष संश्लेषणात्मक तर्क वाक्य एप्रायरी सिंथेटिक जजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इनके हिसाब से जो है ज्ञान था अनुभव निरपेक्ष यानी कि बुद्धिवाद के संगत जिसमें जो है अनुभव ना हो, और संश्लेषणात्मक मतलब नवीनता जिसमें जो है अनुभव हो। ठीक है, अब बात आती है हमारी ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले ही ओवरव्यू बता दिया था कि कांट क्या करना चाहते हैं। कांट जो है अपनी ज्ञान मीमांसा के तहत बताना चाहते हैं कि भाई कांट जो ज्ञान है वो बुद्धि और अनुभव दोनों से मिलता है, और ज्ञान की निर्माण प्रक्रिया में बताते हैं कि कैसे हमारा ज्ञान जो है वो शुद्ध बुद्धि, एक इन्होंने बताया है एक शुद्ध बुद्धि, एक हमारी बुद्धि में जो खाँचे होते हैं उनसे ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फिनोमिनल वर्ड और न्यूमिनल वर्ड की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमिना और फिनोमिना इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में जो है डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों से जो है हमें संवेदना मिलती है। ठीक है, और ये संवेदना जो मिलती है इंद्रियों से ये देश काल में मिलती है, और ये जो संवेदना होती है ये क्या होता है, ये कच्चा माल होता है, ये अस्त व्यस्त पड़ा होता है। ठीक है, फिर बुद्धि क्या करती है, इन्होंने बताया कि भाई इंद्रिया जो है जैसे ईंट, मकान के निर्माण में ईंट होती है वो क्या इधर उधर अस्त व्यस्त होती है। फिर बुद्धि क्या काम करती है, उसमें सीमेंट मिला देती है और उससे जो है मकान का निर्माण हो जाता है। तो इस आधार पर ये बताते हैं कि भाई हमारी बुद्धि में जो है बहुत सारे खंचे हैं। ठीक है, उन खंचों में जो हमारी संवेदनाएं आती हैं वे व्यवस्थित होती है और हमारे ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो हमारा जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, वो हमारे जो बुद्धि द्वारा प्रदत्त है वही ज्ञान होता है। जो हमें बुद्धि द्वारा मिल रहा है वही ज्ञान है, उसके अलावा हम कुछ जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात आती है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि एक शुद्ध बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि जो है वो क्या काम करती है, जो इंद्रिय प्रदत्त जो डाटा है, सेंस डाटा है, उसको अपने खांचे में डालती है और ज्ञान का निर्माण करती है। तो दोस्तों बुद्धि, शुद्ध बुद्धि को वो तीन प्रकार में, या उनकी जो है तीन प्रकार की शक्ति होती है, पावर होती है। एक तो संवेदन शक्ति होती है, एक प्रज्ञा शक्ति होती है, और एक विवेक शक्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों विवेक शक्ति के तहत जो है ये ईश्वर, जगत और आत्मा की संभावना की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तर्क के आधार पर जो है ईश्वर जगत की सत्ता को सिद्ध करते हैं। केवल हम आस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इसकी बात कर सकते हैं, यह हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञा शक्ति, इसे जो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझ शक्ति कहते हैं, इसी में जो है एक 12 जो खांचे होते हैं हमारी बुद्धि में, इनका मानना ये है। ठीक है, जो संवेदना से जो शक्ति, जो सेंस डाटा मिलता है वो प्रज्ञा शक्ति में जाता है, और प्रज्ञा शक्ति में जो है ये 12 बुद्धि विकल्प होते हैं, वहाँ पर ये जाता है, उन खांचों में जाता है, और वहाँ से जुड़ कर जो हमारा ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो बात आती है दोस्तों संवेदन शक्ति की। तो संवेदन शक्ति के तहत क्या होता है दोस्तों, संवेदन शक्ति के तहत ये बताते हैं कि बाह्य जगत में जो सामग्री है उसे ग्रहण की जाती है संवेदन शक्ति के द्वारा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा ज्ञान का निर्माण तभी होगा, हमने पहले भी कांट ने जो है पहले ही बताया था कि भाई अनुभव तो अंधा है बुद्धि बिना, और बुद्धि लंगड़ी है अनुभव बिना। तो इन्हें बताया कि भाई दोनों की भूमिका होती है। तो संवेदन शक्ति के तहत क्या होता है, हमें जो है ज्ञान की सामग्री मिलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ज्ञान की जो सामग्री होती है हम पहले ही बता चुके हैं, छिन्न भिन्न अवस्था में रहती है, मतलब इनमें कोई व्यवस्था नहीं रहती है। ये बुद्धि विकल्प जब हमारी समझ शक्ति के पास जो खांचे है उसमें जाएगी तब जो है वो व्यवस्थित होगी। ठीक है,
तो हम बात करते हैं दोस्तों संवेदन शक्ति के तहत एक देश और काल की अवधारणा, स्पेस एंड टाइम। तो दोस्तों कांट जो है ये देश और काल को स्वीकार करते हैं, मगर ये देश और काल को अनुभव निरपेक्ष बताते हैं। अनुभव निरपेक्ष मतलब जो हमारी अनुभव से परे हो, हमारे अनुभव के स्रोत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये बताते हैं कि ये जो हमें जो सामग्री मिलती है, कहाँ मिलती है? देश काल में मिलती है। अगर देश काल नहीं होगा तो वस्तु का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनका क्यों नहीं होगा दोस्तों? मान लो कोई वस्तु है तो वो क्या है? वो देश काल में ही तो है। अगर मान लिया देश काल या स्पेस और डिस्टेंस नहीं होगी तो वो वस्तु हो ही नहीं सकती फिर। ठीक है, देश काल हो सकता है वस्तु बिना, मगर वस्तु जो है बिना देश काल के नहीं होती है। तो दोस्तों देश काल को इन्होंने जो है दो द्वार कहा है। ठीक है, जो बाह्य जो हम संवेदन शक्ति से जो हमें बाह्य रॉ मटेरियल मिलता है, कच्ची सामग्री मिलती है, ठीक है, वो इन दो द्वार से जो है लग के तब हमारे बुद्धि खंचों के पास जो प्रज्ञा शक्ति है वहाँ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो द्वार क्या जो है एक मीडिएटर का काम करते हैं, किसमें? संवेदन में और बुद्धि विकल्पों के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये कांट कहते हैं कि भाई ये मानसिक चश्मे के समान है देश और काल। ठीक है, जैसा आप चश्मा लगा दोगे, रेड चश्मा लगा दोगे, रेड दिखने लग जाएगा। ठीक है, और ब्लू चश्मा लगा दोगे तो वो ब्लू दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए जो है ये देश काल को दो चश्मे के समान या दो द्वार कहते हैं। ठीक है, इनसे ही जो है हमारा जो मटेरियल है वो उस लपेट के बुद्धि के खांचों तक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देश काल का जो है अनुभव है वो हमें जो है हमें जो सामग्री है, ठीक है, वो देश काल से लग लिपट के बुद्धि विकल्पों के पास जाती है। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया ये क्या है देश काल, ये प्रागनुभाविक है, अनुभव निरपेक्ष है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है भाई क्यों देश काल है। इन्होंने अभी हमने बात करी थी कि भाई अगर देश काल अगर नहीं होगा तो वस्तु होगी नहीं। ठीक है, तो देश काल से ही वस्तु का अस्तित्व है, बिना देश काल के वस्तु नहीं रह सकती, मगर वस्तु जो है वो कह सकते हैं बिना वस्तु के देश काल रह सकता है, मगर वस्तु बिना देश काल के नहीं रह सकती। ठीक है, हम दोस्तों दिन रात की बात करते हैं, ये देश काल के कारण ही संभव है। ठीक है, तब देश काल जो है पहले से विद्वान रहे। अगर विद्वान है मतलब अगर दिन रात क्यों होता है, हम ये काल के ऊपर तो निर्भर है। ये तभी तो संभव है जब देश है काल है। अगर काल नहीं होगा तो दिन रात नहीं हो पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल ये भी बताते हैं कि भाई ये जो है पहले से ही रहता है। अगर पहले से ना रहेगा तो फिर वस्तु का अस्तित्व भी नहीं होगा और दिन रात भी हम नहीं कह सकते कि भाई दिन रात हो रही है। ठीक है, फिर और आगे दोस्तों ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है देश अनंत है और हम जो है इसे कई खांचों में विभाजित कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये दिल्ली है, वो भारत है, वो पाकिस्तान है, क्या देश, यानी कि स्पेस को हमने कई खांचों में बदल लिया। ऐसे ही जो है काल भी अनंत होता है और एक होता है। ठीक है, हमें उस जो है काल को भी अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित कर लेते। जैसे 1947 आज मंगलवार है, कल सोमवार है, ये क्या है, ये हम अपनी व्यवहारिक सुविधा के लिए खंडों में स्थापित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने जो है अभी हमने बताया कि वस्तुओं का होना ही जो स्पेस पर निर्भर है। ठीक है, जैसे राजेंद्र नगर दिल्ली में है, ये क्या स्पेस की बात है। ठीक है, अगर स्पेस ना होगा तो हम कैसे पता कर लेंगे कि भाई राजेंद्र नगर दिल्ली में है या मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। ठीक है, क्योंकि स्पेस है तभी तो हम पता कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस ही नहीं होगी, वो क्या कहते हैं, अगर स्पेस ही नहीं होगा, क्या कह सकते हैं इसे हिंदी में, अगर काल, सॉरी दोस्तों, तो ज़रा थोड़ी कॉल आ गई थी इस वजह से दिमाग भटक गया। तो दोस्तों इसे जो है हम देश कहते हैं। अगर देश नहीं होगा तो हम इसे जो है दिल्ली नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली में जो है राजेंद्र नगर है या नई दिल्ली में मुखर्जी नगर है। ठीक है, फिर काल, जैसे हमें कई घटनाओं को क्रमिक रूप से जानते हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ऐसे योग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1920 में की थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये काल के कारण ही तो संभव है। और ये जो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, ये स्पेस के कारण ही संभव है। ठीक है,
तो दोस्तों फिर बात आती है, ये बताते हैं कि भाई देश और काल का जो इस्तेमाल है वो ज्यामिति और अंगगणित में भी होता है। ठीक है दोस्तों, ज्यामिति में हम देश की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो रही है क्योंकि स्पेस है, अगर स्पेस नहीं होगा तो लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती। ऐसे ही हम जो गणित में कैलकुलेशन करते हैं या हम गणित में बहुत सारी जो है थ्योरी हैं वो कहाँ, वो काल पर जो है निर्भर है। तो इस आधार पे ये कहते हैं कि भाई देश और काल जो है वो प्राग अनुभाविक है, यानी कि अनुभव पूर्व है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हमें जो है संवेदनाएं जो हैं देश काल, ये जो हमें संवेदनाएं होती हैं, ये संवेदनाएं भी हमें क्यों प्राप्त होती है, ये देश काल के होने पर ही जो है हमें प्रत्यक्ष होती हैं। अगर देश काल नहीं होगा तो हमें संवेदनाएं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि संवेदनाएं वस्तुओं की मिलती है और वस्तु जो है देश काल पर निर्भर है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि भाई देश काल जो है अनुभव निरपेक्ष है। ठीक है दोस्तों, फिर जो है ये हम बताते हैं कि भाई हमारा ज्ञान जो जो प्रारंभ होता है वो संवेदनाओं से प्राप्त होता है, और संवेदनाओं में जो है संवेदना हमें देश काल से मिलती है। ठीक है, फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई देश काल जो है गुण भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, अगर गुण होगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों अगर गुण होगा तो वो क्या, द्रव्य पर आश्रित होगा, मतलब द्रव्य पर निर्भर होगा। ठीक है, इसलिए बताते हैं कि भाई देश काल जो है अनुभव निरपेक्ष है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इनके देश काल पर कुछ आक्षेप लगाए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि देश काल वस्तु सापेक्ष है, ये कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई देश काल जो है वो वस्तुओं से स्वतंत्र नहीं, बल्कि वस्तुओं के आधार पर ही हम देश काल की बात करते हैं। ठीक है, फिर एक और बात कहते हैं दोस्तों, इन पर आक्षेप लगाते हैं कि भाई अगर देश और काल प्राग अनुभाविक है, अनुभव निरपेक्ष है, तो फिर हम उसे कैसे जान पाएंगे कि भाई देश काल है, जब हमारे अनुभव से जो है पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इनकी संवेदन शक्ति के तहत हम देश और काल को पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रज्ञा शक्ति यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है इसके द्वारा कैसे ज्ञान मिलता है उस पर विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों संवेदन शक्ति से जो है इन्हें कच्चा माल मिलता है। ठीक है, और वो जो है कच्चा माल देश काल से लग लिपट के प्रज्ञा शक्ति पर जाता है, जहाँ प्रज्ञा शक्ति में कुछ 12 बुद्धि विकल्प होते हैं, उन खांचों में होकर हमारा ज्ञान का निर्माण होता है। तो दोस्तों कांट की फिलॉसफी को कहा जाता है कि बहुत टिपिकल है, मगर इतनी टिपिकल भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप जो भी कांट को पढ़ोगे तो बहुत आपको पढ़ने में आसानी लगेगी। तो आज के लिए दोस्तों फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कांट की जो है नई जो इनकी प्रज्ञा शक्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।